मंजिल नहीं मिलती किसी को खैरात में, सफलता की चाबी होती है आपके ही हाथ में। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा, बिजनेस ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, एक बार फिर से आप सभी का एंटरप्रेन्योर साहब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि रिटेलर किसे कहते हैं, रिटेल स्टोर्स कितने टाइप के होते हैं और रिटेल और मार्केटिंग का इक्वेशन क्या होता है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। आज मैं आपको उसके आगे पढ़ाऊंगा कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग किसे कहते हैं, है ना, और आपका रिटेलर का क्या क्या फंक्शन होता है, ब्रांड क्या होता है, किस तरीके से ब्रांड को समझना होता है ना। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रिटेलर हैं या आप सेल्समैन हैं या आप सेल्स मैनेजर हैं या रिटेल सेक्टर में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम जानेंगे रिटेलर क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो रिटेलर वो होता है जो थोक में माल खरीद करके टुकड़ों में बेचता है, उसे ही रिटेलर कहते हैं दोस्तों। तो बेसिकली एक रिटेलर की क्या जिम्मेदारियां होती है, उसको क्या क्या काम करना होता है, किस तरीके से वो अपना स्टॉक मेंटेन करता है, किस तरीके से वो सारी चीजें मैनेज करता है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे की चीजें समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि रिटेलर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटेलर वो होता है दोस्तों जो थोक में माल खरीद करके और टुकड़ों में बेच देता है। ठीक है। एक रिटेलर आप नॉर्मल दुकानदार को कह सकते हैं, एक रिटेलर आप किसी भी दुकानदार को कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। रिटेलर को क्या करना होता है, बेसिकली रिटेलर ने एक अपनी जगह ली होती है ना, और उस जगह में वो बहुत सारे होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से माल खरीद करके रखता है और अपने आसपास के कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को माल बेचता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें रिटेलर्स की जिम्मेदारियों की, तो रिटेलर्स के पास बहुत सारा वर्किंग सर्कल होता है या वर्किंग क्राइटेरिया होता है। वो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो वो माल खरीद के लाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि आखिर मार्केट में उसकी एमआरपी क्या चल रही है, वो उसको कितने कम से कम में कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी सेल्स अच्छी हो, है ना। इसके अलावा दोस्तों उनको स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि उनको डेली माल खरीदने ना जाना पड़े। और जाहिर सी बात है कि जब कोई भी रिटेलर या कोई भी व्यक्ति बल्क में माल लेता है, थोक में माल लेता है, तो दोस्तों उनको ये काफी सस्ता पड़ने वाला होता है और कुछ मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक रिटेलर माल को स्टॉक करके रखे। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिटेलर को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो माल उसने ह्यूज क्वांटिटी में रखी है, क्या वो उसकी जो फ्लोर मूवमेंट है यानी सेलिंग मूवमेंट है, क्या वो अच्छी है। अगर दोस्तों एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं तो एक्सपायर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना, तो उसका भी ध्यान उनको रखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे विजुअल मर्चेंडाइजिंग। एक रिटेलर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। नॉर्मली हम लोग विजुअल मर्चेंडाइजिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग ये आपके स्क्रीन पर, विजुअल मर्चेंडाइजिंग को दोस्तों रिटेल इंडस्ट्री का या स्टोर का बैकबोन भी कहा जाता है। ये उतना ही जरूरी होता है जितना कि सर्विसेज, यानी कि ये इसके अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। जैसे प्रोडक्ट को खरीद कर लाना, प्रोडक्ट को खरीद कर लाना, प्रोडक्ट को बेचना, इन दोनों के बीच में जो बात या जो एक्टिविटी करनी पड़ती है वही विजुअल मर्चेंडाइजिंग है। अब मैंने प्रोडक्ट खरीद के लाया और अपने दुकान के किसी रैक में रख दिया, तो दोस्तों क्या किसी ग्राहक को पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट
मेरे पास है कि नहीं है, यह समझने वाली बात है। तो दोस्तों, विजुअल मर्चेंडाइजिंग का साफ मतलब होता है, विजुअल मतलब दिखाना, और मर्चेंडाइजिंग मतलब उसको इस तरीके से दिखाना कि लोगों को आकर्षित हो जाए और उनको नॉलेज भी मिले। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने इस तरीके से पेश करना या लगा करके डिस्प्ले करके रखना कि कस्टमर को उसके बारे में आसानी से समझ में भी आए और कस्टमर को अच्छा भी लगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज द प्रैक्टिस इन द रिटेल इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग फ्लोर प्लान्स एंड 3 dimensional डिस्प्ले इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेल्स। है ना दोस्तों, तो ये इसका काम ही यही है कि फ्लोर की जो सेल है उसको डेवलप करने के लिए ही हम लोग, या स्टोर का जो सेल है उसको डेवलप करने के लिए, या स्टोर की ग्रोथ के लिए, या सेल्स को बढ़ाने के लिए हम लोग विजुअल मर्चेंडाइजिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कहां कहां विजुअल मर्चेंडाइजिंग अप्लाई होती है, आप देखिए बगल में एक ग्राफ टाइप का बना हुआ है डिस्प्ले पर। उसमें क्या होता है कि कस्टमर्स जब आते हैं तो उनको ऐसी प्रोडक्ट्स कुछ दिखाना पड़ता है किस तरीके से कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर आपकी दुकान के अंदर आ जाए। कुछ इस तरीके से आप डिस्प्ले करें प्रोडक्ट को। जैसे विंडो डिस्प्ले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विंडो डिस्प्ले एक ऐसा डिस्प्ले है जो कस्टमर्स आपके दुकान में घुसने से पहले देखता है। अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो वो आकर के आपके यहां से प्रोडक्ट ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैनिक्विन डिस्प्ले क्या होता है? वो जो आप पुतले देखते हैं बाहर, मैनिक्विन्स बोलते हैं उनको। मैनिक्विन डिस्प्ले में बेस्ट से बेस्ट कपड़े आप पहना करके रखें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। वहां पर लाइटिंग बहुत अच्छी लगाएं, है ना। मैनिक्विन्स के पीछे का बैकग्राउंड अच्छा डालें ताकि कपड़े का लुक और ज्यादा बेहतर दिखे। उसके अलावा दोस्तों फ्लोर मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? फ्लोर मर्चेंडाइजिंग मतलब फ्लोर पे अच्छे बैनर्स लगाना, एंड कैप्स लगाना, ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट की जो डिस्प्ले क्वालिटी वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। वो मतलब ऐसा होता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से दिखेगा नहीं फ्लोर पे तो कस्टमर उसको जाके हाथ नहीं लगाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रोडक्ट में आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रॉपर तरीके से साइनेज, हाँ देखिए नीचे प्रमोशनल साइनेज भी आ गया यहाँ पर। साइनेज लगा हुआ सही से होना चाहिए। साइनेज का मतलब होता है दोस्तों, एक छोटे छोटे पोस्टर्स देखते होंगे आप जिसपे MRPs वगैरह लिखी रहती है, और ऑफर कोई होता है तो वो ऑफर लिखा रहता है, प्रमोशनल साइनेज। यानी कि बाय 1 गेट 1 है तो बाय 1 गेट 1 लिखा रहेगा, बाय 1 गेट 2 लिखा रहेगा, है ना दोस्तों। या अगर किसी प्रोडक्ट के साथ कोई प्रोडक्ट फ्री है तो आपको वो डिस्प्ले रहेगा वहां पे। किसी प्रोडक्ट पे 30%, 40%, 50% ऑफ है तो वो भी वहां पे साइनेज के माध्यम से ही दिखाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइटिंग की अगर बात करते हैं तो लाइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी कपड़े का कलर फैड ना लगे। यानी कि 90% जो कस्टमर्स होते हैं उनको जो चीजें पसंद आती है ना वो वही लेते हैं, यानी चीजें अच्छी लगनी चाहिए। और आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट में ना आप कोई भी कपड़ा देखें, आप गंदे कपड़े को बहुत ज्यादा अच्छी लाइट में देखेंगे ना तब भी वो अच्छा लगेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि कपड़ा गंदा बेचें, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो एक तो नया ही होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइटिंग इतनी अच्छी रखें कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट और अट्रैक्टिव लगे। आप देखते होंगे कि लाइट में जब आप सेल्फी लेते हैं, है ना, या मिरर में अपना फेस देखते हो तो आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों जब कस्टमर ट्रायल रूम से कपड़ा पहन के आता है ना, तो वो जब आपके मिरर में अपने आप को देखेंगे तो लाइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों कि बहुत ही खूबसूरत लगे वो खुद को, और वो आपसे यहाँ से सामान ले लें, कपड़े खरीद लें। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग। होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों मैंने सोचा कि आपको कुछ रिटेल फंक्शंस तो बता ही दिया मैंने, रिटेलर्स के क्या फंक्शंस होते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी बता दिया।
अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अंडरस्टैंड ब्रांडिंग। दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है कस्टमर के लिए भी और रिटेलर के लिए भी कि वो ब्रांड को समझें। ब्रांड क्या होता है दोस्तों, देखिए मैंने यहां डिफाइन किया कि ब्रांड इक्विटी इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट कस्टमर्स आर रेडी टू पे फॉर अ प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज इट इज अ ब्रांड नेम और बिकॉज इट कम्स फ्रॉम स्टोर विद अ नेम। यानी कि दोस्तों ये ब्रांड जब ब्रांड बन जाता है तो वो सिर्फ नाम से ही बिक जाता है, उसकी एक अपनी क्वालिटी होती है, उसका एक अपना नेम फेम होता है। दोस्तों लोगों को लगता है कि वो इसके लिए आराम से पे कर सकते हैं, इसमें वो ठगाने वाले नहीं हैं, ये वो एक ऐसा सामान खरीदने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे कि सोनी का टीवी फ्रिज लोग बहुत ही आसानी से खरीद लेते हैं, एडिडास के जूते टी शर्ट्स बहुत आसानी से खरीद लेते हैं, यानी कि वो ज्यादा सोचते नहीं है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई लोकल ब्रांड अगर कोई खरीदने जाए तो आप देखते होंगे 10 बार सोचता है कस्टमर कि यार ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले, है ना। तो कोशिश कीजिए कि ब्रांड को अपने शॉप पे रखें और ब्रांड में अगर डील करते हैं तो ज्यादा ही आपको फायदा होने वाला है, सेल आपकी अच्छी रहने वाली है। तो समझ गए दोस्तों ब्रांड कैसे पहचानते हैं। ब्रांड ऐसे पहचानते हैं कि आसानी से जो कस्टमर जिसके लिए पे कर दे भैया, दैट इज कॉल्ड ब्रांड, ठीक है, उसकी एक अपनी इमेज ही है। अच्छा अब हम समझते हैं दोस्तों कि रिटेलर को ब्रांड के बारे में क्या क्या समझना चाहिए। ब्रांड में दोस्तों रिटेलर को समझना चाहिए, सबसे पहले रिटेलर्स को क्या चाहिए एक ब्रांड से कि इमेज कैसी है ब्रांड की। रिटेलर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये समझना चाहेगा या उसको समझना चाहिए कि उस ब्रांड की इमेज कैसी है मार्केट में, है ना, लोग उसको चॉइस कितना कर रहे हैं। तीसरा कि दोस्तों उस प्रोडक्ट में या उस ब्रांड में रिटेलर को मार्जिन कितना मिल रहा है, बचत कितना हो रहा है प्रोडक्ट बेचने पर, है ना। तीसरा कि दोस्तों ग्रोथ कितना है उस कंपनी का या उस ब्रांड के प्रोडक्ट का। चौथा कि कंज्यूमर नॉलेज, यानी कि कंज्यूमर के नॉलेज में वो है कि नहीं है। कस्टमर तभी कोई भी माल जाकर के दुकान से लेता है जब वो उसको पता होता है कि भैया ये ब्रांड है तो मैं यही लूंगा, है ना। कुछ कस्टमर होते हैं जो नॉन ब्रांडेड भी लेते हैं, लेकिन अगर ब्रांड लेने की बात चल रही है तो कस्टमर वही ब्रांड लेना चाहेंगे जो ब्रांडेड पहले से यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन, यानी कि ब्रांड में नई नई चीजें आती रहनी चाहिए, है ना दोस्तों। अगर ब्रांड नई नई प्रोडक्ट्स नई नई तरीके से लॉन्च कर रहा है न्यू फैशंस या न्यू डिजाइन्स में, तो ये ब्रांड के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा दोस्तों ब्रांड नीड रिटेलर्स। अब ब्रांड को रिटेलर से क्या चाहिए, तो भैया ब्रांड को रिटेलर से चाहिए कि वो रिटेलर की डिस्ट्रीब्यूशन पावर अच्छी होनी चाहिए, है ना, सेलिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, प्रमोशन यानी कि उसको बेचने का तरीका या मार्केटिंग टेक्निक्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, रिटेलर का ग्रोथ होना चाहिए अच्छा खासा, शॉपर नॉलेज यानी कि दुकानदार को भी कस्टमर्स को भी उस दुकान के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये दुकानदार अच्छे हैं, और दुकानदार रिटेलर को भी पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से शॉपिंग की जाती है, किस तरीके से सेलिंग की जाती है और क्या बेचने का तरीका है ना, मैनर्स के साथ। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत समझने वाली बात है। एक रिटेलर को हमेशा पता होना चाहिए कि जो कपड़ा या जो प्रोडक्ट या जो सामान मैं बेच रहा हूँ उसको सामने वाला स्टोर वाला कितने में बेच रहा है जो मेरा कंपटीटर है ना, या मार्केट में उसकी क्या प्राइस चल रही है, क्या तरीका चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। अगर जो रिटेलर है वो अपडेटेड नहीं है तो वो क्या करता है कि कोई कस्टमर उसके पास आया तो क्या होता है कि उसने कस्टमर को अपने तरीके वाले रेट बता दिए, जबकि मार्केट में मैं बेच रहा हूँ, मान लो कि मैं रिटेलर हूँ, मैं 20 रुपए में बेच रहा हूँ और मुझे मार्केट का नॉलेज नहीं है, अब मार्केट में वो चीज 15 रुपए में बिक रही है, तो दोस्तों मेरे से कोई लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, है ना, वो तो वहां चला जाएगा ना जैसे 15 रुपए। इसीलिए ये जो रिटेलर है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि क्या मार्केट का प्राइस चल रहा है, क्या मार्केट का वैल्यू चल रहा है और उसके कंपटीटर्स जो है उस प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, बाकी आप अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगले वीडियो में मैं और भी नई चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।